नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले भी हमने पहले वाली कविता के जो प्रश्नोत्तर थे उनको किया था और आज का जो हमारा विषय है वो है ग्राम श्री कविता के प्रश्न भावार्थ और इसका सरलार्थ। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थों को, जो मुख्य मुख्य शब्दार्थ इसमें हैं उसको हम देखेंगे, जो पद्यांशों में आगे जाके आएंगे। तो सनई, ये सुनई नहीं भी सनई है, एक पौधा जिसकी छाल से रस्सी बनाई जाती है। अपने हरियाणा में इसको सन बोलते हैं भाई। किंकणी होता है भाई करगणी, तगड़ी। वृंत होता है डंठल या जो एक लकड़ी होती है वो। मुकुलित होता है अधखिला, आंवली आंवल छोटा आंवला, सरपत तिनके, सुरखाब चक्रवाक पक्षी होता है भाई। हिम आतप धूप, सर्दी की धूप। मरकत होता है भाई पन्ना नामक रत्न होता है एक। और हरना होता है आकर्षित करना। तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक स्टिज भाग 1 की कविता ग्राम श्री से अवतरित किया गया है। और इस कविता में कवि ने प्रकृति के प्रेम के बारे में वर्णन किया है कि उसे प्रकृति से कितना अधिक लगाव है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। तो कवि कहता है कि खेतों में दूर दूर तक हरियाली छाई हुई है, जो मखमल की भांति कोमल एवं सुंदर है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, और ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें उस हरियाली में लिपटी हुई हैं। चांदी की सी उजरी जाली। और भाई जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो चमकती हुई उजरी चांदी के समान उज्ज्वलता एवं चमकदार दिखाई देने लगती हैं। हिल हरित रुधिर है झर रहा झलक। हिल हरित रुधिर, हरित रुधिर यानी कि जो हरे खेत है ना, हरे जो खेतों में खड़ी फसलों के जो तिनके हैं वो उनमें हरापन प्रतीत हो रहा है और वो साफ झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुक रहा है और मानो वो पृथ्वी की तरफ अपना सिर नवाए हुए खड़ा है। नभ का चीर निर्मल नील फलक, और आसमान नीले रंग की स्वच्छता एवं पवित्रता से ओतप्रोत है और वह पृथ्वी की तरफ अपना सिर नवाए हुए है। तो आइए देखते हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मनोहारी जो चित्रण है उसको किया है। स्वाभाविक रूप से जो मनोहारी चित्रण होता है वो कवि ने इसमें किया है। मखमल, हरियाली, हिल, झलक आदि में है ना रूपक अलंकार की छटा है वो दृष्टव्य है। संपूर्ण काव्य में, काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दृष्टव्य है। हरे हरे में पुनरुक्ति अलंकार है और तत्सम शब्दावली का इसमें है ना विषय अनुकूल प्रयोग हुआ है। तो यहाँ प्रकृति का जो है ना सजीव चित्रण कवि ने किया है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। रोमांचित सी लगती वसुधा। कवि कहता है कि पृथ्वी है वो रोमांचित हो उठी है,
आई जो गेहूं में बाली। जब गेहूं और जौ के पौधों पर बालियां आ गई हैं, स्वर्णिम लग रही हैं, तो पृथ्वी रोमांचित सी लग रही है। अर्थात अपने हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ शोभा वाली। अरहर और भाई अरहर और सनई दोनों एक जैसे लंबे लंबे ताड़ जैसे एक ही सलाई के जो है ना पौधे होते हैं, और इनके ऊपर जाके फलियां लगती हैं, और जब वो सूख जाती हैं तो वो सनसनाती हुई आवाज़ करती हुई बड़ी सुंदर लगती हैं। तो यहाँ कवि कहता है कि खेतों में उगी अरहर और फलियां और फूल ऐसे लगते हैं मानो सोने से निर्मित सुंदर करघनी धारण कर रखी हो। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध। और इसी प्रकार दूर दूर तक खेतों में पीली पीली सरसों है, उसकी जो तेल से युक्त गंध है वो चौतरफा फैली हुई है, क्योंकि फूली सरसों पीली पीली, चारों तरफ पीली पीली सरसों है वो फलीभूत हो रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली। तो यहाँ कवि कहता है कि इस हरी भरी धरती पर नीलम की सुंदर कलियां और नीले रंग के फूल से लदी अलसी भी झांकती हुई सी लगती है। तीसी नीली, नीलम की कली तीसी नीली, नीलम की कलियां और अलसी भी पृथ्वी पर झांकती हुई सी प्रतीत होती हैं। तो भाई इस पद्यांश में कवि ने हरे भरे खेतों में नीलम और अलसी के फूलों के बारे में बताया है कि वो कितने सुंदर लगते हैं, और प्रकृति के छटा का वर्णन है वो अलंकृत भाषा में किया गया है। पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में चित्रात्मकता देखते ही बनती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है वो विषा अनुकूल इसमें किया गया है। और कवि ने खेतों में उगी फसलों का अत्यंत भावपूर्ण से मनोरम चित्रण किया है, और वसुधा के रोमांचित होने की बात भी इसमें कही गई है। तो विद्यार्थियों बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आप मेरे साथ, और करते रहिए आपका सिलेबस। दिन प्रतिदिन आप पढ़ते रहिए, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, और करते रहिए अपने विषय को कंप्लीट। आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही, संखियाँ नहीं सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छमियाँ बीज छिपाए बीज लड़ी। तो यहाँ कवि सुमित्रानंदन पंत ने खेतों में उगी फसलों और वहाँ के प्राकृतिक छटा का है ना वर्णन किया है। वर्णन करते हुए कवि ने बताया है कि मटर की जो फसल है ना उसके पौधे हर तरह तरह से ना फूले फले हुए हैं। उनके मध्य में मटर की जो फलियां हैं वो लटकी हुई हैं जो मखमली पेटियों के समान लगती हैं। यहाँ उपमा अलंकार है भाई। उन पेटियों के में मटर के जो दाने में जो छिपी लड़ियाँ हैं वो छिपी हुई हैं, अर्थात मटरों की पत्तियों में मटरों के दानों दोनों पंक्तियां हैं ना वो विद्यमान हैं। फिरती है रंग रंग तितली। फिरती है रंग रंग तितली, तो विभिन्न प्रकार के रंगों की तितलियां भी फुदक रही हैं। फूले फिरते हों फूल स्वयं, और फूल स्वयं फूलों के समूह पर गिर रहे हैं। यानी इतने अधिक फूल खिल रहे हैं वो एक दूसरे पर इधर उधर गिर रहे हैं।
तो भाई इस पद्यांश में मटर के पौधों का मानवीकरण किया गया है, मखमली पेटियों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, रंग रंग और उड़ उड़ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, रिल मिल और मखमली छमिया छिपाए आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा प्रसाद गुण संपन्न है, अभिधा शक्ति शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग के कारण इसका वर्णन है बड़ा ही विषयानुकूल और प्रभावी बन पड़ा है। तो आइए बने रहिए विद्यार्थियों मेरे साथ। कविता थोड़ी सी बड़ी है लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें यदि आपको सीखना है तो। आगे कहता है कवि, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई है आमर तरु की डाली। तो इस पद्यांश में कवि ने ग्रामीण क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए बताया है कि वहाँ आम के वृक्ष की टहनियाँ जो है चांदी और सुनहरे रंग के बोर से लद गई हैं, सुनहरे रंग के बोर से लद गई हैं, अर्थात आम की टहनियों में पर बोर आ गया है जिससे अब उस पर फल लगने की आशा हो गई है। झर रहे ढाक पीपल के दल, इस समय ढाक और पीपल के वृक्षों से के पत्ते भी है ना वो झड़ रहे हैं, और हो उठी कोकिला मतवाली, ऐसे सुंदर वातावरण में कोयल है वो मदमस्त हो उठी है, मतवाली हो उठी है, क्योंकि वह भी मस्ती में भर के कूक रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। और भाई इस समय इसके अतिरिक्त जो कटहल के पेड़ हैं वो भी महक उठे हैं, जामुन पर भी बोर लद गया है, जंगल में छोटे छोटे बेरों वाली जो झाड़ियाँ हैं ना वो भी बेरियों से झूल रही हैं। फूले आड़ू नींबू दांडिम आलू गोभी बैंगन मूली। तो भाई आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैंगन मूली आदि फल और सब्जियां सब खूब उग आए हैं। कवि का कहने का भाव ये है कि बसंत ऋतु के विभिन्न प्रकार में जो है ना फलों के वृक्षों के फल फूल लग जाते हैं, तो उस वातावरण में जो है ना वातावरण बहुत ही सुवासित और कोमल लगता है। तो इसमें कवि ने संपूर्ण कवितांश में शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का सफल सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है, चित्रात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है और शब्द योजना है वो भी विषय अनुकूल है। तो विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर करते रहिए। आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। कविता ज़रा थोड़ी सी बड़ी है तो कायदे से इसका 2 वीडियो बनना चाहिए था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक ही वीडियो में ये कंप्लीट करवा दूँ। तो बने रहिए, उठ के जाइएगा नहीं, कविता को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर पढ़िएगा। मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर। अब जो है ना अमरूद के जो फल थे उनमें लाल लाल चिंतियाँ पड़ गई हैं। तो यहाँ कवि ने खेतों में लगी सब्जियों और वृक्षों पे लगे फलों का वर्णन करते हुए बताया है कि अमरूद के जो पेड़ थे उन पे लगे हुए जो अमरूद थे उन पे लाल चींटियाँ पड़ गई हैं। इससे लगता है कि अमरूद अब पकड़ के तैयार हो गए हैं। पक गए सुनहले बेर, और इसी प्रकार जो है ना बेरियों पर सुनहरे बेर हैं वो मीठे मीठे लगे हुए हैं, मीठे मीठे बेर लगे हुए हैं। आंवली से तरु की डाली जड़ी लह लह पालक, और आंवले के वृक्ष पर भी आंवली पर भी जो है ना अत्यधिक आंवली लग गई हैं, और लह लह पालक लहला रही है। मैं धनिया महक रहा है। लौकी और सेम की फली फैली, और लौकी घिया की बेल और सेम की बेलें हैं वो फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और मखमल के समान कोमल टमाटर हैं वो अब लाल हो गए हैं। मिर्चों की भी बड़ी हरी थैली, बड़ी हरी थैली, और हरी हरी मिर्ची हैं वो भी उनकी थैलियाँ भी बढ़ गई हैं, अर्थात वो भी बहुत बड़ी हो गई हैं।
जो बहुत सुंदर लग रही हैं। तो यहाँ कवि ने की भाषा सहज सरल एवं प्रवाहमयी है। और इस पद में फलों व सब्जियों की फसलों के ज्ञान का है ना परिचय कवि यहाँ करवाता है। तत्सम शब्दों का सार्थक प्रयोग इसमें कवि ने किया है। लाल लाल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लय लय और मैं अनुप्रास का अलंकार है। और भाई इसमें प्रसाद गुण विद्यमान है। अभिधा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं, अगले पद्य की तरफ बढ़ते हैं। बने रहिए विद्यार्थियों मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। तो आइए देखते हैं अगले पद्यांश में। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो यहाँ इस पद्यांश में कवि ने गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि गंगा के किनारों पर बैठी हुई सतरंगी रेत वह हवा के कारण बनी हुई जो लहरें हैं वो सांपों के समान लगती हैं। सतरंगी रेत सुंदर लगती सरपत छाई यानी सांपों की छाव के समान लगी हुई है। तट पर तरबूजों की खेती और मानो गंगा के घाट पर है ना वहाँ किसानों ने तरबूजों की खेती उगाई हुई है। यह सारा सौंदर्य है बड़ा ही अजीबोगरीब और सुंदर लग रहा है। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। और वहाँ पर अपने पंजों से पंजे अपने सिर की कलगी को संवारते हुए जो है ना बगुले बहुत ही सुंदर लगते हैं। और चक्रवाक पक्षी गंगा के पानी में तैर रहे हैं। तैरते जल में सुरखाब। तो चक्रवाक पक्षी हैं वो गंगा में तैर रहे हैं। और गंगा के किनारे पुलिन पर, पुलिन होते किनारे, पुलिया पर मगरोठी रहती सोई। मगरोठी है वो सोई हुई है। तो भाई इस पद्यांश में कवि ने सहज सरल एवं शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। इसमें गंगा के किनारे का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। भाई बालू के स्तूप से अंकित रेती में उपमा अलंकार है। अंगुली में कंघी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तट पर तरबूजों की खेती, पुलिन पर यमक अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। और प्रसाद गुण इसमें विद्यमान है। तो विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ। बढ़ते हैं अंतिम पद्य की तरफ। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए भीगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में हैं खोए। कवि ने ग्रामीण अंचल में प्राकृतिक छटा का उल्लेख करते हुए कहा है कि वहाँ की हसमुख हरियाली सर्दी की धूप में ऐसी लगती है मानो मानो कि धूप सेकने के से अलसाई हुई सी अथवा खोई हुई सी लगती है। और निशी रात के अंधेरे में बड़ी हरियाली भीगी हुई सी लगती है। भीगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में खोए। और वह तारों के सपनों में खोए से लगते हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। और गांव है वो मरकत के डिब्बे के समान खुला हुआ प्रतीत होता है। यानी सर्द ऋतु में चमकती हुई धूप में गांव मरकत के डब्बे के समान पन्ना नामक रत्न के का है ना खुला हुआ डिब्बा सा प्रतीत होता है। उस पर नीलाभ आच्छादन और उस गांव पर नीला आकाश है वो छाया हुआ है। निरुपम हिमालय में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन मन। निरुपम होता है भाई जिसको कोई उपमा न दी जा सके। यानी गांव का जो है ना सौंदर्य इतना अधिक है जिसको किसी प्रकार की उपमा से महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। यानी हिमपात से अत्यंत सुंदर शांत और अनुपम गांव की शोभा सबके मन को आकृष्ट करने वाली है।
तो भाई इस कविता में कवि ने, इस पद में कवि ने अत्यंत महत्वपूर्ण जो है ग्रामीण आंचलिक शब्दों का इसमें सजीव वर्णन किया है। तत्सम शब्दों का भी इसमें सार्थक प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में हरियाली, तारों, ग्राम आदि का मानवीकरण इसमें किया गया है। हसमुख, हरियाली, नीलम, नभ, जन, मन आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मरकत के डिबेशा में ग्राम में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नई नई उपमाओं का प्रयोग करके कवि ने प्रकृति के प्राकृतिक सौंदर्य को आकर्षक बना दिया है। भाषा में लाक्षणिकता के प्रयोग के कारण विषय में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा आज ग्राम श्री कविता का अनुवाद। तो अगले वीडियो में हम करेंगे इस कविता के अभ्यास के प्रश्न। तो तब तक बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद, जय भारत।